नमस्कार साथियों, मैं अनिल मावर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ऑफिसर स्टडी में। नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज हम आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो भी बच्चे नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आने वाली एग्ज़ाम एम्स, एसजीपीजीआई, आरएमएल, पीजीआई, आरआरबी, डीएसएसबी, केजीएमयू या यूपीएससी सीएचओ, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये पहले वो उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन लाइन को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप भी क्वेश्चंस के लिए रेडी रहे। पहला क्वेश्चन, द नर्सिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट नोटिस द पॉजिटिव रोमवर्क टेस्ट, द नर्स मेक डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन विच ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, कोई भी जल्दबाजी ना करें। ऑप्शन देखिए, एन इनवॉलेंट्री रिदमिक रैपिड ट्विस्टिंग ऑफ द आई बॉल्स। सेकेंड, dorsiflexion of the great toy with fanning of the other toys. The significant sway when the client stand erect with feet together, arm at the side and the eyes closed. और चौथा है लैक ऑफ नॉर्मल सेंस पोजीशन व्हेन द क्लाइंट अनएबल टू रिटर्न एक्सटेंड ए फिंगर पॉइंट टू रेफरेंस। चार ऑप्शनों को पढ़िए और उनको एलिमिनेट करना सीखिए कि हम सबसे पहले किस किस को एलिमिनेट करेंगे। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद कोई भी जल्दबाजी ना करें, पूरे क्वेश्चनों को देखें, सारे ऑप्शनों को पढ़ें और एलिमिनेट करते जाएं। कोई जल्दबाजी में टिक करके ना आगे बढ़ें। हाँ, तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉजिटिव रोमर टेस्ट क्या होता है। रोमर टेस्ट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इजीली इसका आंसर मिलेगा। ऑप्शन पहले ही बता रहा, इनवॉलेंट्री रिदमिक रैपिड ट्विस्टिंग ऑफ द आई वॉल्स। हमारी आई वॉल्स मूवमेंट कर रही है, रैपिड ट्विस्टिंग कर रही है, तो ये किसी भी तरह की रोमर टेस्ट नहीं है, ये है निस्टिग्मस। सेकंड है डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टॉय विद फैनिंग ऑफ द अदर टॉय। ये भी रोमर टेस्ट नहीं है। ये कौन सा साइन है बताएंगे आप? ये कौन सा टेस्ट है, किस में किया जाता है? ये है विविन्स्की रिफ्लेक्स है ये। एंड थर्ड, सिग्निफिकेंट से व्हेन ए क्लाइंट स्टैंड इरेक्ट पोजीशन विथ फीट टुगेदर, आर्म एट द साइड एंड द आईज क्लोज। मतलब इसमें कहा गया है कि एक पेशेंट को, जो भी है, एक क्लाइंट को अपन सीधा खड़ा कर देंगे और उसकी आंखें खुली रहेगी शुरू में, तो उसको स्टैंड बिल्कुल साधारण स्थिति में खड़ा रखेंगे और आंखें खुली रखेंगे। फिर देखेंगे उसको मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर जैसे ही पेशेंट की आंखें, उसको स्टैंड रखेंगे और आंख बंद कर देंगे और 30-35 सेकंड उसको ऐसे रखेंगे, अगर बॉडी के मूवमेंट उसके हिल रहे हैं, पूरी बॉडी पोस्चर हिल रहा है, तो मतलब उसके पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है। तो ये है रोमबर्ग टेस्ट। एंड प्रोप्रीसेप्शन देखते हैं। इसमें पेशेंट को हम जैसे पहले सीधा खड़ा करते हैं, फिर अगर उसका बैलेंस खराब होता है, लेफ्ट या राइट, सेंसरी अटैक्सिया, सेरेब्रल अटैक्सिया, ये चीज़ें। अटैक्सिया मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन अल्टर्ड होना। इसमें क्या देखेंगे अपन, रोमबर्ग टेस्ट में पहले पेशेंट को खड़ा करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी पोजीशन में, सावधान की स्थिति में। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अपनी आई ओपन रहेगी पहले उसकी, फिर उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। सेकंड स्टेप उसकी आँख को बंद कर देंगे, 20 से 30 सेकंड हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं वो मूवमेंट उसके हिल रहा हो, डुल रहा हो, अल्टर्ड हो रहे मूवमेंट। उस सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उसका हमेशा हाथ आगे या पीछे रखेंगे उसके शरीर के, ताकि वो गिरे नहीं। नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव आता है रोमबर्ग टेस्ट, और पॉजिटिव जब आएगा जब उसके कोऑर्डिनेशन अल्टर्ड हो जाएगा आँख बंद करने के बाद, ठीक है। जैसे कि आपने ऑप्शन फर्स्ट देखा था, निस्टिग्मस। निस्टिग्मस में तो क्या होता है कि डांसिंग लाइक आई, निस्टिग्मस बोला जाता है डांसिंग लाइक आई को, मतलब आई इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती है, ठीक है। ये कंडीशन अनकंट्रोल, अनकोऑर्डिनेटेड, रिपीटेटिव आई मूवमेंट होता है बार बार, उसको बोलते हैं निस्टिग्मस आई। अब इसको पूरा डिटेल में आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसको आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं विविन्स्की रिफ्लेक्स की तरफ। विविन्स्की रिफ्लेक्स जैसा कि बताया, क्वेश्चन जैसे कि आपने इन ऑप्शनों में पढ़ा कि डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टॉय विथ फैनिंग ऑफ द अदर टॉयज। इसमें देखिए, नॉर्मल कंडीशन है, पेशेंट का एक क्लाइंट है, उसका पैर अपन ने यूँ लिया और ये उसका हील है, और ये उसके आगे उसके पैर या अंगूठे और ये सब दे रखे हैं, फिंगर्स इनकी नीचे के। तो क्या करना है कि हमें नीचे से लेके ऊपर की ओर प्रेशर लगाना, नीचे से ऊपर की ओर। फिर चेक करना है अगर उसका जो भी अंगूठा रहता है पैर का, वो डोर्सिफ्लेक्शन पीछे की ओर, डोर्सिफ्लेक्शन मतलब कि
ये अंगूठा से पीछे का पैर का तो पीछे की तरफ जाएगा, डोर्सल सरफेस फ्लेक्स होगा, और जो उसके जो पैर की उंगलियां हैं वो फैनिंग लाइक पंख की तरह फैलेगी। तो मतलब कि ये हो रहा है, ये अगर इन्फेंट में, बच्चों में है, 2 साल तक के बच्चों में, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। और अगर ये अडल्ट में है तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है। अडल्ट के अंदर देखो ये हो रहा, इसमें देखिए आप, इसके अंदर देखिए डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द बिग टोय विथ ए फैनिंग ऑफ द नॉर्मल फाइंडिंग थ्रू द एज ऑफ 2। छोटे बच्चों में ये 2 साल तक के बच्चों में ये एक नॉर्मल कंडीशन है, और अडल्ट में अब नॉर्मल कंडीशन है। अगर इसके अपोजिट, अगर बेविंस्की रिफ्लेक्स इफ नेगेटिव आता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन प्लांटर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन प्लांटर रिफ्लेक्स, और प्लांटर रिफ्लेक्स हमेशा अडल्ट में नॉर्मल माना जाता है। इसमें क्या होता है प्लांटर रिफ्लेक्स में कि जो उसका अंगूठा है, ये उसका पैर का अंगूठा है और ये उनकी उंगलियां हैं, तो ये हमेशा आगे की तरफ जाएगी यूँ। पहले उसमें डोर्सीफ्लेक्स हो रही थी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। इसमें क्या होगा, प्लांटर रिफ्लेक्स में आगे की तरफ होगी, यूँ पीछे तरफ फ्लेक्शन होगी, पाम की तरफ होगी, इसके ऊपर प्लांटर रखा गया है, पाम सरफेस, ये डोर्सीफ्लेक्शन, तो ये पाम की तरफ आगे की तरफ होगी सारे ही। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है अडल्ट में, इसको प्लांटर रिफ्लेक्स बोला जाता है। नेगेटिव बेविंस्की रिफ्लेक्स को प्लांटर रिफ्लेक्स बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये अडल्ट में क्यों चेक किया था, ये कोई भी उसके सेरेब्रल फंक्शन अल्टर ना हुए हो सेंस दिमाग के, इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम पेशेंट में करते हैं। ये आरटीए के पेशेंट में इनमें काफ़ी किया जाता है। जो भी किसी के भी चोट लग जाए, सर में चोट लगी हो, किसी की चोट लगी हो, तो उसमें अपन प्लांटर रिफ्लेक्स ये चेक किया जाता है। अगर उसके प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मल आ रहा है या बेविंस्की रिफ्लेक्स नेगेटिव है, और बेविंस्की रिफ्लेक्स नेगेटिव को ही प्लांटर रिफ्लेक्स बोलते हैं, नॉर्मल है तो उसका न्यूरो फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस। अटैक्सिया ये आप पढ़ सकते हैं, सेंसरी अटैक्सिया, ये अटैक्सिया टाइप देख रहे हैं, सेरेब्रल अटैक्सिया, ब्रेन में कोई भी समस्या हो, सेरेब्रल अटैक्सिया। The nurse noticed documentation that client is exhibiting shiny stroke respiration. On assessment, the client nurse would be aspect note which finding. इसमें पूछा गया कि शाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होती है, कैसे पता लगाएंगे। ऑप्शन देखिए आप, पहला रिदमिक रेस्पिरेशन विथ पीरियड ऑफ एपनिया, रेगुलर रैपिड डीप रिदम कहेंगे, टोटली रेगुलर रेस्पिरेशन इन रिदमिक डेप्थ, या चौथा है इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ पोज एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सोचिए आराम से, वाह क्या इसका आंसर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एम्स में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन सीधे ही आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। तो बताइए, रिदमिक रेस्पिरेशन विथ पीरियड ऑफ एपनिया, यही इसका आंसर है, शाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। रेगुलर रैपिड एंड डीप सिस्टमल रेस्पिरेशन, ये देखने को मिलता है आपको, इस टाइप रेस्पिरेशन बोलते हैं कुशमाल रेस्पिरेशन, जो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में आपको देखने को मिलेगी। टोटली इरेगुलर रेस्पिरेशन इन रिदमिक डेप्थ, इसको बोला जाता है बायो रेस्पिरेशन। इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ पोज एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये भी एक बायो टाइप रेस्पिरेशन है। आइए इन सभी क्वेश्चनों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन एक साइकिल पैटर्न, एक जिसमें क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज, एक बिल्कुल रेगुलर रिदम के साथ चलती है विद पीरियड ऑफ एपनिया। ये देखने को मिलती है हार्ट फेलियर, ब्रेन इंजरी, ड्यूरिंग स्लीप टाइम, इस तरह की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है शाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। बायो रेस्पिरेशन, इरेगुलर ब्रीथिंग विथ अनप्रेडिक्टेबल एपनिया, पीरियड ऑफ कॉमन मेनिंजाइटिस एंड सीवियर ब्रेन डैमेज में। और इस तरह की रेस्पिरेशन, बायो रेस्पिरेशन क्या होता है, इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी सांस रुक जाती है और इरेगुलर रहती है, कभी कम ज़्यादा कभी फास्ट, इरेगुलर रहती है। ये देखने को मिलती है आपको मेनिंजाइटिस में या सीवियर ब्रेन डैमेज में, ये बहुत सीवियर कंडीशन में, पेशेंट को सीवियर कंडीशन हो उसमें बायो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। कुशमाल रेस्पिरेशन, जैसे कि ये बताया कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस के, जो डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट होता है उसमें डायबिटीज कीटो एसिडोसिस कंडीशन है, ये आपको देखने को मिलती है।
डायबिटीज एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिड देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, स्पेशली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ठीक है गाइस, ये देखिए पैटर्न, नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल रेगुलर पैटर्न में रेस्पिरेशन हो रही है, नॉर्मोपेनिया बोला जाता है जिसको। बायोट रेस्पिरेशन में ये हाइपरपेनिया, फिर एपनिया, मतलब इसमें बायोट में इरेगुलर होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, सडन कभी भी पोज देखने को मिल सकता है एपनिया। और कुशमाल रेस्पिरेशन, कुशमाल का सबसे इंपॉर्टेंट है ये कुशमाल, कुशमाल की एक फुल फॉर्म भी होती है। देखिए कुशमाल की फुल फॉर्म है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है। कुशमाल मतलब कीटोन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, के का मतलब, यू का मतलब होता है यूरेमिया। आई होप आपको दिख रहा हो ये। एस का मतलब सेप्सिस, एस का मतलब सैलिसिलेट, एम का मतलब मेथेनॉल, और ए का मतलब एल्डिहाइड, और एल का मतलब लैक्टिक एसिडोसिस। आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपके काम आए। ये सनी स्टॉक रेस्पिरेशन है, रिदमिक पीरियड ऑफ एपनिया, ये सनी स्टॉक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ये क्वेश्चन? तो कोई भी आपको कुछ भी समस्या हो नर्सिंग से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कुछ भी चीज़ पूछनी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। A client diagnosis with conductive hearing loss asked the nurse to explain the cause of the hearing problem. The nurse planned to explain the client this conductive cause by which problem. पढ़िए क्वेश्चन में देखिए। A defect in cochlea, a defect in cranial nerve 8 number. थर्ड है physical obstruction to the transmission of the sound waves. फोर्थ है a defect of sensory fibers है FA that lead to cerebral cortex. पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, आप क्वेश्चन को पकड़िए कि इसमें डायग्नोसिस कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस के बारे में पूछा गया है। तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस क्या होता है? आपको पता है कि दो प्रकार के हेयरिंग लॉस होते हैं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एक तो होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, दूसरा क्या होता है सेंसरिंग हेयरिंग लॉस। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, ये छोटे एग्जामों में या किसी भी बड़े एग्जाम किसी में भी आ सकता है। नॉर्थ सेट के में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, एम्स में आ चुका है, जीपीजीआई में भी आ चुका है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी हेयरिंग लॉस। तो आपको यहीं पे इसको पूरे तरीके से समझ लेना है, ढंग से समझिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एक आउटर एंड मिडिल ईयर की प्रॉब्लम है और सेंसरी हेयरिंग लॉस इनर ईयर की प्रॉब्लम है। तो आधा तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कोक्लिया एक इनर ईयर पार्ट है, तो यहाँ एलिमिनेट हो गया। दूसरा है डिफेक्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व, ऑब्वियसली ये नर्व पाई जाती है इनर ईयर की तरफ, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव, बिल्कुल ये है राइट आंसर इसका। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए आउटर ईयर में या मिडिल ईयर में, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ये आउटर ईयर हो गया, फिर ना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई, ये मिडिल ईयर हो गया, यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चालू होती है, ये ईयर कैनाल है। चौथा डिफेक्ट ऑफ द सेंसरी फाइबर्स लीड टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये भी सेंसरी फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? इनर ईयर की तरफ ही पाए जाते हैं, जो हमें हियरिंग का काम करते हैं, तो ये भी इनर ईयर की प्रॉब्लम, तो आंसर इसका ये जाएगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये देखिए दिस इज आउटर ईयर, ये ईयर कैनाल, और ये आपको देखने को मिल रहा है ये है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये इनर ईयर की बोन्स है जिसमें मिलस इनकस स्टेपिस, ये देखिए अब दिख रहा है मिलकस इनकस स्टेपिस, ये सबसे छोटी स्मॉल बोन भी है बॉडी की, स्टेपिस सबसे छोटी बोन भी है बॉडी की। ये क्वेश्चन और बन जाता है। ये हो गई हमारी इनर ईयर की पार्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल जो, और ये हो गया इधर का कोक्लिया, और ये वेस्टिब्यूल्स, ये कोक्लिया हो गया, ठीक है। ये रहा सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये स्टेशन 2 है, ये हमारा ईयर है। अब समझते हैं कंडक्टिंग सेंसरी हेयरिंग लॉस में डिफरेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं।
देखिए कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एक शॉर्ट ड्यूरेशन हेयरिंग लॉस होता है, इट कैन बी ट्रीटेड, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या टेम्परेरी होता है, ये सभी हो जाता है। कान के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना यूं, या बीच में कुछ चीज फंस जाना, डैमेज हो जाना, ये ये मिडिल एंड आउटर ईयर की प्रॉब्लम है। रेनी टेस्ट नेगेटिव आता है, अभी समझेंगे रेनी टेस्ट क्या होता है, ये वाले से पढ़ लीजिए। कोई ब्लॉकेज हो जाए आउटर ईयर में, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस हो जाता है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन नॉर्मल, बोन कंडक्शन नॉर्मल होता है, ये भी हम समझेंगे ये लाइन का मतलब क्या होता है। सेंसरी हेयरिंग लॉस, परमानेंट हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सेंसरी हेयर लॉस में। ये इनर ईयर की प्रॉब्लम है, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें हेयरिंग एड्स का यूज लिया जाता है। इसमें सेंसरी हेयरिंग सेल डैमेज हो जाती है मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर के बाद से। रेनी टेस्ट पॉजिटिव आता है इसमें, मिड मॉडरेट प्रोफाउंड सीवियर एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। चलिए समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जो ये टेस्ट दे रखे हैं सेंसरिंग कंडक्टिंग हेयर लॉस के लिए, 2 टेस्ट किए जाते हैं, आपको पता होगा, रेनिन एंड वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, रेनिन टेस्ट कैसे करते हैं, इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूरा कोई भी गड़बड़ी ना करें। वेबर टेस्ट में क्या होता है कि जो ट्यूनिंग फ्रॉन्क्स होता है वो सर के ऊपर रखा जाता है, ऐसे देखिए सर के ऊपर, और इसको जैसे ही वाइब्रेट किया जाता है तो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड जैसे ही अपन इसको वाइब्रेट करेंगे, दोनों साइड हमें आवाज़ आएगी, लेटरेशन होगा, दोनों साइड सेम साइड हमें आवाज़ आएगी, ठीक है। इक्वल साउंड प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है कि एक साइड ज़्यादा आएगी, तो कोई नॉन लेटरलाइजेशन होगा, ठीक है। अब जैसे ही मान के चलो कि एक पेशेंट है, पहला एक पेशेंट आया, समझिए एक पेशेंट आया, उसके अपने फ्रॉन्क रखा और वाइब्रेट किया, अगर दोनों साइड सेम आवाज़ आई तो वो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल पेशेंट है, उसके कोई भी समस्या नहीं है। पेशेंट नंबर 2 आया, उस पेशेंट के जैसे ही, अगर उस पेशेंट के कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, तो जैसे ही हम उसके वाइब्रेट करेंगे तो जिस कान में ज़्यादा डिफेक्ट होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस समस्या होगी, उसको हमेशा ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। जैसे कि आप अपने जो कान का आउटर इनर है, इसका ईयर, इसको दबा के रखिए, फिर आप बोलिए, तो आपको किस में ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, अपने जिस कान को आपने बंद कर रखा है उसमें तेज आवाज़ आ रही है ना, तो मतलब आपको पता है कि कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस एक ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आउटर ईयर में या मिडिल ईयर में, तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि एयर आ नहीं रही है बाहर से, तो अंदर ही अंदर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें फील हो रहा है तेज आवाज़ आ रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन वाला कंडीशन है ये। तो इसमें क्या हुआ कि जो कंडक्टिंग हेयर लॉस में हमें अफेक्टेड साइड ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, और दूसरे वाले में नॉर्मल। अब थर्ड पेशेंट आया और उसके सेंसरिंग हेयरिंग लॉस होगा, अगर उसके सेंसरिंग हेयरिंग लॉस है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको कम आवाज़ सुनाई देगी। हमने ट्यूनिंग फ्रॉन्क बजाया, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में तो तेज आवाज़ सुनाई देगी और इसमें नॉर्मल आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन कोई एक हेल्थी पर्सन है उसकी तुलना में उससे कम आवाज़ सुनाई देगी। हमने ट्यूनिंग फ्रॉन्क बजाया सेंसरिंग हेयरिंग लॉस वाले के, तो उसको कम आवाज़ सुनाई देगी हेल्थी पर्सन की तुलना में, वो तो हो गया वेबर टेस्ट। और एक किया जाता है रेनिन टेस्ट। रेनिन टेस्ट में क्या करते हैं, जो ट्यूनिंग फ्रॉन्क होता है उसको 2 जगह रखते हैं, सबसे पहले यहाँ रखते हैं अपन, ये अपने ईयर के बोन के पीछे, और यहाँ वाइब्रेट करते हैं, और तुरंत ही उसको यहाँ से हटाकर हम एयर कंडक्शनर बुलाते हैं, इसको बोलते हैं अपन बोन कंडक्शन, इसको बोलते हैं अपन एयर कंडक्शन। जैसे यहाँ पे बजाया, वाइब्रेट किया, तो बोन की तरफ वाइब्रेट हुआ और तुरंत उसको यहाँ पे लेके आते हैं नियर बाय ईयर पिन्ना, और उसकी वाइब्रेशन चेक करते हैं। जैसे ही, अब क्या होगा, अगर उस बंदे के कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसको जो बोनी कंडक्शन है वो ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगी, एयर कंडक्शन कम सुनाई देगा। क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि उसको अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको इधर से बोन के अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, नहीं कि एयर कंडक्शन, बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तेज, तो अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। तो उसका बोनी कंडक्शन मोर होगा देन एयर कंडक्शन कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस में। सेंसरिंग हेयरिंग लॉस में एयर कंडक्शन मोर देन बोनी कंडक्शन, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो एयर कंडक्शन नॉर्मल सुनाई देगा, और हेल्थी पर्सन की तुलना में उसे कम सुनाई देगा। देखिए नॉर्मल कंडीशन में एयर कंडक्शन नॉर्मल है बोनी कंडक्शन तुलना में, फ्रॉन्क ट्रबल अपन ने फ्रॉन्क से सुनकर देखा। अगर कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा तो बोन कंडक्शन मोर देन एयर कंडक्शन, और अगर सेंसरिंग हेयरिंग लॉस है तो एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन, तो आवाज़ उसको एक हेल्थी पर्सन की तुलना में उसको कम सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन क्या चीज़ है। इसमें 2 टेस्ट होते हैं,
बेवर एंड रनी टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आई होगा आपने खींच लिया हो। फोर्थ क्वेश्चन, while performing a cardiac assessment, the incompetent heart valve, the nurse oscillated murmur sound. The nurse document finding and describe the sound which, किस तरह का साउंड, मरमर साउंड क्या होता है? ऑप्शन में देखिए, लब डब साउंड एक नॉर्मल साउंड है, स्क्रैची, लेथारी, हर्ट नॉइज, ये किसमें देखने को मिलता है, ये बताइए। ब्लोइंग एंड पुशिंग नॉइज। चौथा है अब्रप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइज, बताइए क्या आंसर है। चलो एलिमिनेट करते हैं। लब डब साउंड एक नॉर्मल साउंड है, ये तो आपको पता ही है, लब डब करता है एक नॉर्मल कंडीशन में। स्क्रैची, लेथरी, हर्ट नॉइज ये देखने को मिलती है आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। ए बॉलिंग एंड हुशिंग साउंड, ये मरमर साउंड है। अब्रप्ट हाई पिच स्नैपिंग नॉइज ये देखने को मिलती है आपको मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस में। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जब भी हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड भर जाता है उसके लेयर पे, जैसे हार्ट फिर पंप करता है तो स्ट्रेच होता है, तो जिस टाइम जो हाई पिच स्क्रैची लेथरी साउंड सुनाई देती है वही है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन की साउंड। मरमर साउंड क्या होती है? मरमर साउंड इज पैथोलॉजिकल अबनॉर्मल हार्ट साउंड ड्यूरिंग हार्ट बीट साइकिल सच एज ए पुशिंग एंड स्विंग मेड बाय ट्रिबुलेट ब्लड फ्लो। अचानक से ब्लड फ्लो तेज होता है, अफेक्ट करती है ब्लड फ्लो को, ब्लड फ्लो अचानक से खुलता है, जाता है, तो मरमर साउंड होती है, अब नॉर्मल साउंड है। ए शार्प हाई पिच अब्रप्ट स्नैपिंग हर्ट साउंड जस्ट आफ्टर S2 ड्यूरिंग डायस्टोल। सेकंड साउंड सुनाई देती है वाल्व की, उस टाइम हमें सुनाई देता है सडन ओपनिंग ऑफ द स्टिफ मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस में आपको पता है ये हार्ट है, ये हमारा मिट्रल वाल्व है। जैसे सिकुड़ता है यहाँ से, जैसे ब्लड आता है तेजी से, ब्लड तेजी से आता है, नैरोइंग ऑफ द वाल्व, जैसी प्रेशर तेजी से आएगा उस टाइम ये साउंड हमें सुनाई देगी, हाई पिच अब्रप्ट स्नैपिंग साउंड। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। आप बोर तो नहीं हो रहे दोस्तों? आप सोच रहे होंगे सर बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मजाक भी करेंगे, पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और समझाने को बहुत कुछ है और टाइम भी कम है, तो पहले अपन क्वेश्चन फोकस करते हैं। द नर्स टेस्टिंग एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट in a client assess the muscles weakness of the eye. The nurse implement which assessment technique assess the muscles weakness of eye? देखिए इसमें आई की मसल्स के बारे में पूछा गया है, पहले आपको पकड़ना पड़ेगा ये क्या है। एक टेस्ट ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ऑप्शन एक। ऑप्शन टू है टेस्ट ऑफ द 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ द ऑफ गेज। थर्ड है टेस्ट विजुअल ओकेटी यूजिंग ए स्नेल चार्ट। चौथा है ए सेंसरी फंक्शन ऑफ द आस्किंग द क्लाइंट क्लोज द आई एंड देन लाइटिंग टच ऑफ द फोरहेड एंड चिक्स एंड चिन। बताइए, एलिमिनेट कीजिए। द टेस्ट ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये क्या होता है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, बच्चों में चेक किया जाता है। सेकंड है 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज, इसमें क्या करते हैं? आई के जो मसल्स मूवमेंट है वो चेक किए जाते हैं, सुपीरियर इंफीरियर लेटरल ये सब चेक किए जाते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे अभी। ये पूरा मसल्स ऑफ वीकनेस होता है, क्या चेक करेंगे? द टेस्ट विजुअल ओकेसिटी, ये स्नेल चार्ट होता है जिसको अपन 20 फीट या 6 मीटर दूर से हम इसको देखते हैं, आई की विजुअल के लिए चेक किया जाता है कि आई की विजुअलेशन कैसा है। फोर्थ है सेंसरी फंक्शन ऑफ बाय आस्किंग द क्लोज द आई एंड देन टचिंग ऑफ द फोरहेड ऑफ द स्किन चिन। ये किया जाता है अपने ट्राइजेमेनियल नर्व, अगर इंजरी हो जाती है तो उसके अपन टच करके देखते हैं, टच करते हैं फोरहेड को, चिक्स को, चिन को,
उसके अगर पेन होता है तो उसके ट्राइजेमिनल नर्व इंजरी हो गई है। आइए इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। देखिए ये स्नेल चार्ट, ये होता है स्नेल चार्ट। टॉप लाइन 6 एंड 6 12 ये वाली, एंड सबसे लेटेस्ट 6/6, जिसकी बिल्कुल अच्छी आंख है तो 6/6 मानी जाती है, नॉर्मल आई साइट, आल्सो नोन एज 20/20। 20/20 का बोलते हैं 20 फिट है ये, ठीक है। ये रहा ये आई की मसल्स मूवमेंट। इसमें 4 रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, तीसरा इन्फीरियर रेक्टस है, चौथा है मीडियल रेक्टस। आई की मसल्स की वीकनेस को चेक करने के लिए देखते हैं। और 2 ऑब्लिक होते हैं, इन्फीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक, जो SO4 ऐसे याद रखिए। सुपीरियर ऑब्लिक फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व है, और बाकी रेक्टस इन्फीरियर ये 3rd नंबर की क्रेनियल नर्व में आती है। ये आई मसल्स हो गई। जो भी आपने अभी मैंने बताया, वो ट्राइजेमिनल नर्व इंजरी हो जाती है किसी के, उसमें देखते हैं, जैसे टच करके देखते हैं फेस और आई को, इनको। मोटर फंक्शन, पाल्पेट टेम्पररी मास्टर्स मसल, पाल्पेटर टीथ। सेंसरी फंक्शन, टेस्ट लाइट सेंसेशन विथ कॉटन वॉल से करते हैं ताकि ज़्यादा सुप्रेशन ना पड़े, तो दर्द ना हो, ये चेक करने के लिए देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नर्स इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म ए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, TSE। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? फर्स्ट, आफ्टर ए शावर और बाथ, वाइल स्टैंडिंग टू वॉइड। सेकंड, थर्ड है आफ्टर हैविंग ए बाउल मूवमेंट, और फोर्थ है वाइल लाइंग इन द बेड राइजिंग। दोस्तों बताइए, जो मेल लड़के हैं उनके टेस्टिस की अगर समस्या हो जाती है, कैंसर की कंडीशन चेक करनी हो, तो उस कंडीशन में टेस्टिकुलर एग्जाम से किया जाता है। सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है? आई थिंक लड़के इसका बेस्ट एग्जाम दे पाए। बेस्ट आंसर मुझे लड़कों से उम्मीद रहेगी। आफ्टर ए शावर ऑफ द बाथ, जैसे ही हम नहा के निकलते हैं तो हमारे जो स्कोटम है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो टेस्टिस आराम से नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिससे हम आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हल्के हाथ से उसकी साइज को। तो इसका आंसर यही रहेगा। ये क्यों नहीं रहेगा? सेकंड, वाइल स्टैंडिंग ऑन द वॉइड, ड्यूरिंग हम टॉयलेट कर रहे हैं, यूरिन पास आउट कर रहे हैं, उस टाइम ये सही नहीं रहेगा, तो उस टाइम टेस्टिस जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ लटके हुए हो। आफ्टर हैविंग ए बाउल मूवमेंट के टाइम भी बेटर नहीं रहेगा। वाइल लाइंग इन बेड साइड पे लेटे हुए हैं, उस टाइम टेस्ट करेंगे, तो जरूरी थोड़ी है हमारे टेस्ट स्कोटम उस टाइम सिकुड़े हुए ना हो, सिकुड़े हो सकते हैं। जिस कंडीशन में पेशेंट क्लाइंट के किसी के भी टेस्ट करना हो, उसके स्कोटम अगर रिलैक्स है तो उसमें टेस्ट आराम से नीचे तरफ आएगा और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए नहाने के बाद हम तुरंत चेक करते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। मज़ा आया उस क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, आपके 7वां क्वेश्चन ही चल रहा है। द नर्स असेसिंग ए क्लाइंट सस्पेक्टेड हैविंग ए मेनिंजाइटिस फॉर मेनिंजियल इरिटेशन एंड इलेक्ट्रिक पॉजिटिव गुड स्किन साइन एंड फाइंडिंग, द नर्स ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेगी? द क्लाइंट रिजिडली एक्सटेंड आर्म एंड प्रोनेटेड फोरआर्म प्लांटर रिफ्लेक्स ऑफ द फीट। The client flex of the leg at the hip and knee, report the pain in the vertebrae column extended.